गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का वो उस टॉपिक को बैकबोन ऑफ द ग्रामर कहा जाता है और वो टॉपिक्स है टेंस, है ना। और बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने टेंस से संबंधित बातें करूंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को स्किप ना कर इसको बढ़िया से देखने की पूरा कोशिश करें, पूर्ण वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आप सीख सकें, है ना। और सबसे पहले मैं आप लोगों से और एक आग्रह करूंगा कि मेरा चैनल MS स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं टेंस के बारे में जानते हैं। तो टेंस सबसे पहले इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से हुई, इसको जानते हैं, है ना। तो टेंस जो है एक लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है। टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है। तो टेम्पस का मीनिंग क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो चले हम जानते हैं टेम्पस का मीनिंग क्या होता है। तो टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। टेम्पस का मीनिंग क्या होता है? टाइम, है ना। तो टेंस रिलेट किससे करता है? टेंस का रिलेशन किससे है? टाइम से है। टेंस का रिलेशन किससे है? टाइम से है ना। तो टाइम कितने होते हैं इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये हम जान गए कि ये लैटिन वर्ड टेम्पस से आया है और टेम्पस का अर्थ होता है टाइम, है ना। अब जानते हैं कि टाइम जो है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। टाइम आप इसको लिख भी सकते हैं, टाइम। तो इसका अर्थ होता है टाइम, है ना। अब टाइम को कितने भागों में बांटा गया? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम जो जैसे कि पास्ट टाइम जो बीत चुका है जिसको हम भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, है ना। ये एक टाइम है जो बीत चुका है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो जैसे मैं कल दिल्ली गया था। वह कल अंग्रेजी पढ़ी थी, है ना। वो बीत चुका है, काम कंप्लीट होके बीत चुका है ना। उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, है ना। अब है प्रेजेंट। अब नेक्स्ट है क्या? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है जो अभी अभी चल रहा है, वो है प्रेजेंट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, है ना, मैं खा रहा हूं, वह दौड़ रहा है। ये सेंटेंस के साथ आप समझ सकते हैं प्रेजेंट टेंस को, है ना। अब है लास्ट है फ्यूचर टेंस, है ना। लास्ट फ्यूचर टाइम, लास्ट है फ्यूचर टाइम या टेंस बोल सकते हैं क्योंकि टाइम टेंस मतलब ही क्या होता है? टाइम होता है ना। तो ये है फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये हमारा 3 टाइम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब है कि सिर्फ टेंस को हम एक तरह से लेते हैं तो उसका लैटिन वर्ड से आया है टेम्पस जिसका अर्थ टाइम होता है, लेकिन वर्क भी होता है इसका दोस्त। तो वर्क जैसे
अगर हम वर्क लेते हैं, वर्क, है ना, तो इसमें भी 4 प्रकार के वर्क आते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस, जो जारी है, चल रहा है ना, वो है वर्क कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, है ना। जैसे मैं बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहा हूं कहने से क्या होता है कि पढ़ा रहा हूं, चल रहा है, ये कंटिन्यूअस है ना। तो ये एक वर्क है कंटिन्यूअस, है ना। उसके बाद और एक वर्क क्या होता है, परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वैसा काम जो पूरा हो चुका है। जैसे मैं खाना, उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। परफेक्ट मतलब मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, है ना। इस उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि जो काम पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसे हम परफेक्ट वर्क कहेंगे, है ना। उसके बाद चलते हैं और एक लेते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इनडेफिनिट वर्क, है ना। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ डेफिनिट। ऑपोजिट ऑफ डेफिनिट यानी डेफिनिट का उल्टा मतलब अनिश्चित, निश्चित का उल्टा मतलब अनिश्चित। यानी इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये काम कब शुरू हुआ और चल रहा, कब पूरा होगा। कब शुरू हुआ और कब पूरा होगा ये मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसा सेंटेंस को हम इंडेफिनिट, ऐसा वर्क को हम इंडेफिनिट वर्क कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैं पढ़ता हूं, है ना, मैं पढ़ता हूं। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। बोर्ड पे हम लिख देते हैं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। इस सेंटेंस के साथ हम समझते हैं कि इंडेफिनिट कैसे है, मतलब कि अनिश्चित कैसे है, अपोजिट ऑफ डेफिनिट कैसे है। तो मैं पढ़ता हूं, तो ये काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा ये मुझे नहीं पता चल रहा है ना। इसलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं, है ना। तो इसको भी हम समझ लिए। और एक वर्क है जो बहुत ही कम यूज में आता है, वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये हम समझ गए कि ये टेंस जो है, ये इसका टाइम एंड वर्क में इसको हमने बांटे, है ना। आप इसको आप लिख भी सकते हैं, अपना नोटबुक उठाइए, कलम लीजिए और इसको लिखिए और सीखने की कोशिश करिए। और फिर से मैं आग्रह करूंगा कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, अगला नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आपके साथ, आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हम समझ गए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है इसको आप लोग लिख लेंगे। अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य उस कमेंट का जवाब दूंगा, है ना। चलिए, अब टेंस जो है, मैं इसका अर्थ होता है टाइम, और टाइम को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक है प्रेजेंट, और एक है पास्ट, और एक है फ्यूचर, है ना। ये टाइम है, टाइम को हमने 3 भागों में बांटा है।
अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट की, है ना। तो अब प्रेजेंट में क्या क्या वर्क आ रहा है ना। तो प्रेजेंट में भी वर्क है कि प्रेजेंट में भी जारी है, प्रेजेंट में भी अनिश्चितता है, प्रेजेंट में भी कंप्लीट है। अब इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्क देखेंगे। तो सबसे पहला वर्क आता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, है ना। दूसरा वर्क आता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा वर्क आता है परफेक्ट, परफेक्ट। चौथा वर्क आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये चार वर्क है। क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले बारी बारी से इसका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। अभी भी नोटबुक उठाइए, कलम लीजिए और इसको लिखिए, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके, बाद में भी इसे पढ़ सके। या तो फिर मेरा वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, रुक रुक कर देख सकते हैं, ताकि आपको बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम को जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानते हैं कि ये इसको हम कैसे समझेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। लिख लीजिए, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला भेद है, फर्स्ट भेद है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, है ना। जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, जिसको सिंपल प्रेजेंट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है ना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, या टाइम कह सकते हैं, क्योंकि टेंस मीन्स टाइम होता है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, इसको जानना जरूरी है। तो इससे पहले मुझे एक वर्ड का वर्णन करना है, एक वर्ड को जानना है ना। वो है वर्ब। सबसे पहले हमें जानना है वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब एक एक्शन वर्ड है। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है। जैसे एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड से तात्पर्य ये है कि जिस वर्ड से हमें कुछ होने या करने का बोध होगा उसे एक्शन वर्ड कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो आर्टिफेद होते हैं उसमें से वर्ब के अंतर्गत इस वर्ड को, ऐसे वर्डों को, ऐसे शब्दों को रखा जाता है ना। तो वर्ब जो है एक्शन वर्ड है। तो सबसे पहले इसको जानना है कि सिंपल इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो मैं एक सेंटेंस के जरिए, एक उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। इस सेंटेंस के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं विद्यालय जाता हूं। सबसे पहले यहां पर इस सेंटेंस में मुझे एक्शन वर्ड को जानना है, इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड को पहचानना है। तो एक्शन वर्ड क्या है? जिससे एक्शन वर्ड किसको कहा जाता है? जिस वर्ड से कुछ होने या करने का बोध होगा उसी को एक्शन वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जाना एक्शन वर्ड है। तो एक एक्शन वर्ड है, और इस एक्शन वर्ड के अंत में क्या लिखा हुआ है? ताहू है ना। तो किसी भी एक्शन वर्ड के अंत में अगर ताहू, ते हो, ताहू आदि लगा रहेगा तो उसे हम
सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ मैं विद्यालय जाता हूँ, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझेंगे, मतलब कि जिस एक्शन वर्ड के अंत में ता है, ती है, ते हो, आदि अगर लगा रहता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने चीजों को हम अध्ययन करेंगे, कितने चीज पढ़ेंगे, तो चलिए बारी बारी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं। पहला चीज पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हम लिखते हैं, आप लोग भी नोटबुक उठाइए, कलम लीजिए और इसको लिखिए। चलिए दूसरा क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, है ना। और तीसरा पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या पढ़ेंगे? चलिए इसको चौथा हम लोग पहले नहीं पढ़े थे, इसको फिर हम जोड़ते हैं। चौथा पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा पढ़ेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। ये चार सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस है जिस सेंटेंस में नकारात्मक वर्ड ना छिपी हुई हो, जिस सेंटेंस में प्रश्न ना छिपी हुई हो, ऐसा वाक्य को, ऐसा सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? तो नेगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले उसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो इस सेंटेंस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ देखिए, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को किससे कहा जाता है, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह डिफाइन किया हूं कि वो सिंपल सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट होगा जिसमें नकारात्मक शब्द नहीं होंगे, जिसमें क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसमें नकारात्मक मतलब नहीं शब्द भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में नकारात्मक शब्द रहेंगे, मतलब नहीं शब्द रहेंगे, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि तुम बाजार जाते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर इसको हम नकारात्मक समझेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को इस तरह समझ सकते हैं, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। तो इस सेंटेंस पर गौर करें। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तुम समझने की कोशिश करते हैं। तो तुम बाजार नहीं जाते हो,
इस सेंटेंस से क्या भाव निकलता है? नकारात्मक का भाव निकलता है, यानी नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है। जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, नहीं शब्द का यूज किया गया है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, है ना। अब है अफर्मेटिव भी समझ गए, नेगेटिव भी समझ गए, इंट्रोगेटिव समझना है। इंट्रोगेटिव क्या है? जिसमें नकारात्मक ना हो, जिसमें साधारण स्टेटमेंट ना हो, जिसमें प्रश्न का बोध हो, जिस सेंटेंस से प्रश्न का भाव व्यक्त हो, भी प्रश्न कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। या तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, नेगेटिव था। क्या तुम बाजार, अगर क्या तुम बाजार, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्या तुम बाजार जाते हो, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आना दोस्त? अब है लास्ट में है इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक उदाहरण के साथ समझते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तुम कब बाजार जाते हो? तुम कब बाजार जाते हो, ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच अंतर को समझे। अब एक एक करके इसको जानेंगे, पहचानेंगे और इसके रूल्स को जानेंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला भेद है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो इसका रूल्स को जानना है, इसको समझना होगा, इसके रूल्स को जानना होगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसका बनाने का नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, V1 मतलब होता है मेन वर्ब। उसके बाद लिखेंगे एस या ES। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ये रूल्स है ना। तो सबसे पहले क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचानेंगे कैसे? तो कथन होगा, स्टेटमेंट होगा जिसमें नकारात्मक नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल्स है बनाने का, ये कैसे बनाएंगे उसका रूल्स है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब वन मतलब मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एस या एस कहाँ यूज करेंगे? एस या एस को कहाँ यूज करेंगे? तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा, बाकी नहीं लगाना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। तुम बाजार जाते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, जाना। जाना का क्या होता है? गो। उसके बाद एस या एस लिखेंगे। तो ये तो थर्ड पर्सन नहीं है, यू, ये सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो टू मार्केट। इस तरह आप
एफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना होगा, ये सेंटेंस को जानना होगा कि ये किस टेंस में है। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो मैंने इससे पहले एक वर्ड बताया था जिसको एक्शन वर्ड कहते हैं, यानी वर्ब जिसको कहते हैं। तो यहाँ एक्शन वर्ड क्या है? खेलना है, और इसके अंत में क्या है? ता है। इसलिए इस सेंटेंस को हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना। अब ये कौन सा सेंटेंस में है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के आधार पर हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो एस सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वन, जिसको हम ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब वन, मतलब वर्ब का पहला रूप यानी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का क्या होता है अंग्रेजी? प्ले, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? एस या एस। तो यहाँ पर एस या एस का यूज इसलिए करेंगे कि ये जो है ही थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ एस या एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एस का यूज करेंगे, फ्लेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो इस तरह हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस को जानना होगा, सबसे पहले उसको समझना होगा, पहचानना होगा। उसके बाद हम फिर इसका नियम को जानना होगा, उसके बाद हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर पे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दूसरा नंबर पे है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए दूसरा नंबर पे है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ तो ये होता है जिसमें नकारात्मक वर्ड भरा हुआ हो, जिसमें नकारात्मक शब्द शामिल हो, वही नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हम लोग चाय नहीं पीते हैं। हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपको समझना होगा। हम लोग चाय नहीं पीते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये कौन सा टेंस में है। तो ये कौन सा टेंस में है? क्यों? एक्शन वर्ड क्या है? बिना एक्शन वर्ड है, और इसके अंत में क्या है? ते है ना। इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये सेंटेंस क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक शब्द का शामिल होना समझा जा रहा है। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, तो यह नकारात्मक शब्द क्या है? नहीं नकारात्मक शब्द है ना। इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने का रूल्स को जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब का मेन रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। यानी इसी के आधार पर हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। तो क्या है ये? हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सब्जेक्ट वी। उसके बाद क्या लिखेंगे?
डू या डज। तो यहाँ पर वही है कि डज का प्रयोग वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अब डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ डज का प्रयोग नहीं करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का मेन रूप तो पीना, तो चाय के स्थिति में क्या होगा, टेक होगा। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, टी। तो वी डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी। इस तरह आप समझ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए और एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है ना। राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले हम समझ गए कि एक्शन वर्ड क्या है, पढ़ना, और इसके अंत में क्या हुआ है, ता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। और यहाँ पर इस सेंटेंस में नकारात्मक शब्द शामिल है। जैसे नहीं एक नकारात्मक शब्द है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। अब इसको बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ही होता है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, राम है ना। तो राम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो राम डज। उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब का मेन रूप यानी वर्ब वन लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो यहाँ होगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो रीड इंग्लिश। इस तरह हम इसको फॉर्मूला को मतलब पढ़ के और क्या कहते हैं कि समझ के आगे हम बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपसे फिर मैं पुनः आग्रह करता हूं कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए और इसे पढ़कर आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर लास्ट होगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 नंबर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 3 नंबर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते ही से पहले मैंने चर्चा कर चुका हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होगा, क्वेश्चन का बोध होगा, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक क्वेश्चन का बोध होता है, एक प्रश्न का बोध होता है। तो सबसे पहले समझना होगा इसके टेंस को, टाइम को, है ना। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है, एक्शन वर्ड है खेलना, है ना, और इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ताहू है, इसलिए इसको हमें समझना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, मैं 4 सेंटेंस का वर्णन करने
कर रहा हूँ एक एक करके। मैंने अफर्मेटिव कर दिए, नेगेटिव कर दिए, अब इंट्रोगेटिव पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव ये है, तो इंट्रोगेटिव कैसे हम समझेंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सबसे पहली बात है ता हूँ, तो ये एक्शन वर्ड के अंत में ता हूँ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानना होगा। अब चले हम इसके रूल्स को जानते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। चलिए दोस्त लिखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले डू वर्ड टच प्लस डू और टच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, है ना। इसी के आधार पर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले डू या टच का यूज करेंगे, तो किसके आधार पर करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैं है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, तो डू का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई देंगे इसको। उसके बाद वर्ब, वर्ब का पहला रूप देंगे, तो वर्ब का पहला रूप क्या है, वर्ब क्या है, खेलना, तो इसका मेन वर्ब क्या है, प्ले। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह आप बना सकते हैं, डू आई प्ले क्रिकेट। इस तरह आप इस सेंटेंस को भी, इस तरह आप इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं, है ना। अब लास्ट में और इसका एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। चलिए अब अंत में और एक सेंटेंस का वर्णन करेंगे, एक सेंटेंस डिफाइन करेंगे, उसके बाद आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊं आप तक पहुंच जाए और आप टेंस को बढ़िया से समझ सके। चलिए नेक्स्ट अब है डबल, यानी लास्ट सेंटेंस है 4 नंबर, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए 4 नंबर, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आज के वीडियो का लास्ट सेंटेंस होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे तुम कब बाजार जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कब बाजार जाते हो, तुम कब बाजार जाते हो, कब, इसका आंसर। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एक होता है WH क्वेश्चन, एक होता है एस नो क्वेश्चन, है ना। एक WH क्वेश्चन होता है, एक एस नो क्वेश्चन होता है। तो एस नो जिस प्रश्न का जवाब एस नो में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जिस प्रश्न का जवाब एस नो में नहीं दे सकते हैं वो WH क्वेश्चन होता है, उसी को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। चलिए अब इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका रूल्स को जानना होगा। तो चलिए इसका रूल्स को जानते हैं। तो सबसे पहले होगा WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन या WH
फैमिली, सबसे पहले होगा WH फैमिली, है ना, WH फैमिली। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला को जानते हैं। WH फैमिली मैंने बता दिया। WH फैमिली क्या है? जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है? WH फैमिली है, WH क्वेश्चन है ना। अब इसी के आधार पर हम इसी के आधार पर हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले WH, तुम कब बाजार जाते हो? तो WH फैमिली सबसे पहले इनपुट कर रहा है, सबसे पहले WH फैमिली को देना है। तो WH फैमिली क्या है? कब। कब को हम क्या लिखेंगे? when। कब को क्या लिखेंगे? when। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज। तो डू या डज का प्रयोग किसके आधार पर किया जाएगा? तो डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पर किया जाएगा, यानी कर्ता के आधार पर किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तो तुम के अनुसार तुम सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के अनुसार हम डू का यूज करेंगे। तो व्हेन डू। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है? जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट बाजार, तो टू मार्केट। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो व्हेन डू यू गो टू मार्केट। इस तरह आप बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।